हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के, वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं, स्पेशली 4 यूनिट्स के। तो अभी तक हम मैथमेटिकल रीजनिंग के अराउंड 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन की मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ साथ हम कह लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड और जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट्स हैं, इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं 2004 से लेकर के 2025 तक, वो हम सब के सब कवर कर रहे हैं। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन हैं चारों यूनिट में। तो जैसे ही किसी एक यूनिट में 1000 या 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम कोई एक दूसरी यूनिट भी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए देखते हैं हमारे पास कौन सा पहला क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। A sum of 2000 yields Rs 180 and simple interest in 9 months. The annual rate of interest is, तो हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2000, और जो आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है वो दिया हुआ है 180। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है वो लिख लीजिए, और यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स। तो आप इसको अगर ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9/12 ईयर। ठीक है, तो बस आपने इस फार्मूले में रख देना है सिंपल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू P इंटू इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, और ये प्लस टाइम आ जाएगा, और ये अपॉन 100 आ जाएगा। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 180 है, और P आपके पास 2000 था, और R आपने निकालना है। T आपको दिया हुआ है 9/12, और ये आपका 100 हो जाएगा। ये दो जीरो से कट जाएंगे, तो आप बस इसको ऐसे सिंपली कैलकुलेट कर लें। आर को यहीं पे रहने दें, ये 180 और ये 20 नीचे आ जाएगा, और 12 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो बस सिंपल आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है ऐसे। 2 1 6 आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे 9 1 तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका अराउंड 6 इंटू 2 दैट इज 12%। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा वो 12% होगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे जे, आप इसको सिंपल ऐसे लिख लें। बहुत सबसे पहले तरीका होता है कि लिख लीजिए जो भी ये वो आए, लेटर सीरीज आए। तो जे के बी एल आया है, फिर एल सी एम आया है आपके पास, फिर आपके पास है एम डी एन। तो आपने क्या करना है कि देखिए नेक्स्ट टर्म बताना है। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि ये पैटर्न कौन सा है। देखिए इस पैटर्न में सबसे पहला जो है वो क्या है, जे के बाद के आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, तो एम के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप एन लिख दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा देखिए पैटर्न, इसमें क्या पैटर्न दे रखा है इन्होंने। पहला है ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, फिर डी के बाद आपका ई आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए जो लास्ट वाला पैटर्न है उसको भी हम डिकोड कर लें। के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, एन के बाद वो आना चाहिए। तो इस तरीके से न्यू आपका जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए क्लोज्ड सर्कल फेसिंग द सेंटर। E is to the left of D, C is between A and B, F is between E and A, who is to the right of C। तो सिंपल आपने क्या करना है कि ये एक सर्कल बना लेना है अच्छा सा। पहले आप सर्कल ऐसे बना लें इस तरीके से, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसी इन्फॉर्मेशन को इस सर्कल में पुट करना है। आपने बस क्या करना है, उस इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। मान लीजिए ये सेंटर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये मान लीजिए सेंटर है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए डी, यहाँ पे डी साहब जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पास इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी, ई इज लेफ्ट, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो जो ई है वो डी के लेफ्ट में है, तो डी का लेफ्ट यहाँ पे मान लीजिए ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, सी इज बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे मान लीजिए बी होगा, सपोज यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे मान लीजिए ए होगा। तो सी इनके बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी आपने बिठा देना है। फिर आपने आगे क्या कहना कह रहा है, एफ इज बिटवीन ई एंड ए। तो एफ जो है वो ई एंड ए के बीच में है। ये देखिए तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द राइट ऑफ सी। तो सी के राइट में कौन है, तो यहाँ पे ए सी के राइट में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने बस क्या करना है, सिंपली इन्फॉर्मेशन ऐसे फिल आउट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सॉल्यूशन इज दिस देन क्रोम विल बी रिटन एज व्हाट। देखिए सॉल्यूशन को ऐसे मान लीजिए लिखा गया है। सॉल्यूशन आपने ऐसे पहले लिख लेना है अलग अलग। तो सॉल्यूशन की कोडिंग जो है वो इस तरीके से की गई है, यूं R5 KTSH
देन 5 अगेन, देन m। तो इसने पूछा है कि क्रोम को आप कैसे लिखोगे। तो देखिए सिंपल है, आप बस आपने जो है वो पैटर्न फाइंड आउट करना है। सिंपल देखिए ओ को 5 दे दिया है दोनों में, तो अब यहाँ का जो ओ है इसको भी आप 5 दे दीजिए। तो आप जहाँ पे ओ बीच में 5 आ रहा है वो रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए एक चीज़ आपने कि ये आर के बाद जो भी एस है उससे पहले का जो लेटर है वो यूज़ किया हुआ है। आर के बाद एस आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, टी के बाद यू, एस के बाद टी, एच के बाद आई, और ओ को तो 5 दे ही दिया तो उसको टच करने की जरूरत नहीं, और ए है एम के बाद एन। तो बस आपने वही भी यहाँ पे लेटर लिखने हैं जो इससे सी से पहले आया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और फिर एम से पहले क्या आ रहा है, एल आ जाएगा यहाँ पे, और जो ई से पहले आता है डी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, इस तरीके से आपकी कोडिंग तैयार हो गई। यूँ सिंपल BQ5LD। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर 345 एक्स वाई इज डिविजिबल बाई 90 देन एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या होगा। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, बस एक दो डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं वो आपने पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 345XY लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है 90 से डिविजिबल है ये पूरा नंबर। तो अब 90 से डिविजिबल है तो इसका ये मतलब अगर हम 90 के कोई भी मल्टीपल ले लें तो उससे भी ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो मान लीजिए हम 10 और 9 ले रहे हैं, तो 10 और 9 जो है 90 से डिविजिबल है। तो अब अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होंगे, ये पूरा नंबर 9 और 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अब अगर 10 से 345XY डिविजिबल है तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर है वो 0 होना ही चाहिए हर हाल में। तो अब सपोज मान लीजिए एक नंबर आपके पास आ गया 345X, और यहाँ पे 0 होगा, ठीक। तो अब मान लीजिए y की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 0। तो अब कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है, मान लीजिए ये नंबर जो पूरा है 9 से डिविजिबल है, तो इसका ये मतलब होगा इनके जितने भी डिजिट्स हैं वो इन डिजिट्स के सारे सम वो भी 9 से डिविजिबल होंगे। तो आप सम ले लीजिए 3 + 4 + 5 प्लस एक्स प्लस 0। तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 3 4 5, तो ये 9 और 12। तो 12 प्लस एक्स निकल के आएगी जो, तो 12 प्लस एक्स है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लीजिए, सबसे छोटा नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। तो मान लीजिए 12 प्लस एक्स जो 12 के बाद आए, तो 12 प्लस एक्स मान लीजिए ये इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो 18 है ये भी, ये डिविजिबल होगा 9 से, ये भी डिविजिबल है 9 से, ये भी डिविजिबल है 9 से। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकल के आएगी ये 18 माइनस 12 दैट विल बी 6। तो ये 6 वैल्यू निकल के आ गई। तो बस सिंपल है, आपने एक्स की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो आप एक्स और वाई की जो है उसको जोड़ दीजिए दोनों को, तो आपके पास जो सम आ जाएगा वो 6 आ जाएगा दोनों का। तो आंसर ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A is inversely proportional to B and B is inversely proportional to C, then A is inversely proportional to C, A is directly proportional to C, A is constant, A is directly proportional to BC। देखिए यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई वो लिख लेना है। A is inversely proportional to B, A ये ऐसे लिखा हुआ है, A is inversely proportional to B, ऐसे आप लिख लें इसको, बस सिंपल है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A is equal to 1/B, या यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऐसे दी रखी है, एंड बी इज प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ये ऐसे, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 1/C। तो अब यहाँ पे अगर देखिए हम बी की वैल्यू यहाँ पे उलट कर लें, यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1/B भी कर सकते हैं। अगर ये बी को इधर लें और सी को इधर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इसको लें, यहाँ पे 1 रखें, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाएगा। तो अब देखिए सी इज इक्वल टू 1/B है, तो हम यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1/B रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1/C भी आ सकता है, या इज इक्वल टू सी, सॉरी ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा यहाँ पे, या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आ जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। ए इज कांस्टेंट नहीं होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी, ये भी नहीं होगा, और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ये नहीं होगा। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए मैप 1 इंच रिप्रेजेंट 250 माइल्स, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इफ दे आर 4.5 इंचेस अपार्ट ऑन द मैप। देखिए यहाँ पर 4.5 का ये मतलब हुआ, 4 1/2 का ये मतलब हुआ कि 4.5, ठीक है। तो 4.5 इंचेज अगर वो दूरी है दो सिटीज़ के बीच में, तो बस आप मल्टीप्लाई कर दें 4.5 इंटू 250 को, तो आपकी ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी अराउंड 1125 माइल्स। या सिंपल अलग अलग भी कर लेंगे अगर आपका मन हो। 4 इंटू 250 आपका 1000 आ जाएगा, और आपका जो ये है 1/2 इंटू 250 ये आपका आ जाएगा
1125, तो आप इसको जोड़ लें तो 1125 माइल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय ए सर्टेन अमाउंट ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स एंड दैट फॉर 12 ईयर्स। तो बहुत ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने बस कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में खास। सबसे पहले स्टेप वाइज जो सिंपल इंटरेस्ट रेट का फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अभी सिंपल इंटरेस्ट रेट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, सेम जो ये बता रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो S1 है फर्स्ट वाला हमारा, वो निकल करके आ जाएगा। ये आएगा मान लीजिए P इंटू आर, 9 ईयर्स में अगर मान लीजिए तो 9 आ जाएगा, 9/100। और फिर S जो सिंपल इंटरेस्ट रेट 2 है वो निकल के आएगा आपका P इंटू आर इंटू 12 आ जाएगा ये यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 12/100। तो ये दो सिंपल इंटरेस्ट रेट आ गए। तो अब इसके क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो रेशियो निकाल लेना है दोनों का। तो रेशियो निकालने के लिए दोनों का रेशियो आप ऐसे ले लीजिए, SI1/SI2। तो इन सबकी वैल्यू आप रख देंगे तो आपका जो वो है रेशियो निकल आएगा बड़े इजीली। तो यहाँ पे आप वैल्यू इसकी रख दीजिए, P इंटू आर इंटू 9/100 और P इंटू आर इंटू 12/100। तो ये P और R और 100 ये कट जाएंगे आपस में, तो आपके पास बस ये वैल्यू बचेगी 9/12। तो 9/12 जब आपका रेशियो आ गया, जब आपका रेशियो 9/12 आ गया, तो आप ये 3:4 के रेशियो में जाएगा, 3 और ये 4, तो ये 3/4 या आप ये कहें 3:4। तो ये रेशियो आपका निकल आएगा। बस ऐसे सिंपल कर लेना है, कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, ABCDNEF are 6 members in a family in which there are 2 married couples. E is a teacher, is married to the doctor who is mother of C, and F, B is the lawyer, is married to A, and A has one son and one grandson. Of the 2 married ladies, one is a housewife. There is also one student and one male engineer in the family. How A is related to C? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपने सबसे पहले लिख लेनी है। देखिए यहाँ पे पहली जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो है E इज मदर ऑफ C एंड F। ठीक, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है E इज मैरिड टू डॉक्टर, E इज मैरिड टू डॉक्टर। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस सिंपली लिखते जाना है। और B इज मैरिड टू E, B जो है इज मैरिड टू E। ठीक, सॉरी ये A है, यहाँ पे B इज मैरिड टू A। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B इज द लॉयर एंड इज मैरिड टू A। तो ये आपने इसको यहाँ पे आपने इरेज करके ऐसे मैरिड टू A, और फिर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है वो A हैज़ ए ग्रैंडसन, A हैज़ ए ग्रैंडसन एंड ए सन। सन एंड ग्रैंडसन जो भी पहले करना हो कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 मेंबर्स थे फैमिली में, A B C E, और ये डॉक्टर को मान लीजिए D होगा। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन इतना, हाउ A इज रिलेटेड टू C। तो यहाँ पे देख लीजिए A है वो C से रिलेटेड कि जो है ये ग्रैंड फादर हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो है ग्रैंड सॉरी यहाँ पे ग्रैंड मदर हो जाएगा, A इज मैरिड टू A। तो ये जो ग्रैंड है, जो A है वो ग्रैंड मदर हो जाएगी C की। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका A इज ग्रैंड मदर ऑफ C। ठीक, तो ये ग्रैंड मदर हो जाएगी C की, राइट। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख लेना तो ये सिंपली आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा लॉजिक। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 consecutive इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 6। देखिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट इंटीजर हो दैट इज डिविजिबल बाई 6 है। ठीक, तो फिर अगेन देयरफॉर 3:2, फिर उसके बाद एक और एक यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट दे दिया है। ये जनरल
स्टेटमेंट है एक तरीके से। और फिर इसको प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, देयरफॉर 3 × 5 3 × 4 × 5 इज इक्वल टू 60 एंड इट इज डिविजिबल बाई 6। विच टाइप ऑफ रीजनिंग इज एम्बेडेड हेयर, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग या एब्डक्टिव रीजनिंग। देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपको पता है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग वो हमेशा जनरल टू पार्टिकुलर होती है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे पहले जनरल स्टेटमेंट है, फिर पार्टिकुलर पे आप यानी एग्जाम्पल दिया है, तो आपके ऑप्शन इसका राइट डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। और जो आपका इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग में चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं पार्टिकुलर टू जनरल, यानी पहले एग्जाम्पल देगा फिर जनरल स्टेटमेंट देगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पहले ही जनरल स्टेटमेंट दे दिया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 consecutive integers is divisible by 6, therefore 3 × 4 × 5 इज इक्वल टू 60 इज डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पे जो हमारी रीजनिंग इन्वॉल्व है वो 6 है। तो इसको आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने मतलब बहुत दोस्तों को अपने बता रखा है कि ये जो आप इसको DGP याद रख लें, एक जो है पुलिस में पोस्ट होती है DGP की, तो डिडक्टिव रीजनिंग मतलब DGP, दैट इज जनरल टू पार्टिकुलर। और जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसका मतलब है IPG, दैट इज पार्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव में IPG, IPS से बस जी आप रिप्लेस कर देना तो IPG आ जाएगा, और यहाँ पे DGP अगर याद रखोगे तो आप IPG ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें। थैंक यू सो मच।